प्रकाश बच्चों की खातिर परदेश चले गए और पत्नी को नसीहत की कि मेरी बेटियों का अच्छी परवरिश करना। लेकिन पैसा आते ही माँ ने बच्चियों को बिगाड़ कर रख दिया और बेटियां जवान हो गई और जहाँ दिल करता चली जाती और माँ ने कभी उनकी खबर तक ना ली। एक दिन प्रकाश की दोनों बेटियां घर से भाग गई और माँ ने कह दिया कि अच्छा रिश्ता मिलने की वजह से मैंने उनकी शादी कर दी है। प्रकाश अपनी जिम्मेदारी पूरी होती समझकर वापस गांव आया। मोहल्ले से पता चला कि बेटियां तो भाग गई है, तो गुस्से में आकर पत्नी का कत्ल करके जेल चले गए और जब रात हुई तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहां उनकी बच्चियां। प्रकाश आज स्कूल से घर वापस आए तो अपनी सैलरी पत्नी के हाथ पर रखी। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे और शाम को घर में एकेडमी खोल रखी थी जहाँ पर कई बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने आया करते थे और वो यूँ अपने घर का खर्च चला रहे थे। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने उनके खर्चे जहाँ बढ़ा दिए थे, वहीं उन पैसों से उनका गुजारा होना बेहद मुश्किल हो चुका था। आज स्कूल से उन्हें सैलरी मिली तो पैसे लाकर पत्नी के हाथ पर रखे। उनकी पत्नी उस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी। जब बर्तन धोकर आई तो कुछ हजार के नोट अपने हाथ पर देखकर एक शिकायती नज़र से अपने पति प्रकाश को देखी। कहने लगी कि प्रकाश, बस इतने ही पैसे? क्या आपके स्कूल वालों ने आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई? प्रकाश कहने लगे कि वो मुझे पहले ही 5,000 रुपये से ज़्यादा देते हैं। अब मैं और पैसों का डिमांड भला कैसे कर सकता हूँ? मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं। प्रकाश ने गुस्सा होकर पत्नी को जवाब दिया। तो पत्नी ने वो कुछ हजार के नोट देखे तो कहने लगी कि प्रकाश, आपको आने वाले वक्त की फ़िक्र है भी या नहीं? खैर, दो बेटियों के बाप है आप, आपका कोई बेटा भी नहीं है। उनकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। कल को इनकी शादी भी तो करनी है, इनको दहेज देना, सब कुछ आपको ही तो करना है। लाख बार आपको कह चुकी हूँ कि कोई अपना कारोबार शुरू कर दो या अपना छोटा सा स्कूल खोल लो। आज के दौर में हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में आमदनी हो तभी घर चला करते हैं और बेटियां तभी विदा हुआ करती है, वरना चाहे कितनी भी हसीन बेटियां बैठी ही रह जाती है। प्रकाश ने तो पत्नी के मुंह से ये सुना तो फ़ौरन उसे डांट कर चुप करवाने लगे। कहने लगे कि तुम क्या फालतू सोचती हो, अभी आने वाला वक्त हमसे सदियों दूर पड़ा है और तुम आज ही उस वक्त का सोच सोचकर मेरा मूड ऑफ कर रही हो। अभी ज़रा अपनी मासूम बच्चियों का चेहरा तो देखो। बड़ी बेटी आराध्या 6 साल की थी, जबकि छोटी बेटी पिंकी अभी 4 साल की थी। दोनों भी टुकुर टुकुर अपने मम्मी पापा को देख रही थी। प्रकाश को तो अपनी पत्नी की सोच पर गुस्सा आ रहा था कि अभी तो मासूम बच्चियां हैं और ये अभी से ही ये बातें करने लगी थी। उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर हर महीने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। वो हर महीने 1,000-2,000 अलग अलग बैंक में जमा कर रहे थे ताकि कल को बेटियों के लिए दहेज बनवा सके। मगर दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के आगे ये 1,000-2,000 तो कुछ भी नहीं थे। उन्होंने वो सारी सैलरी पत्नी के हाथ घर खर्च के लिए रखे और फिर 2,000 अलग करके कहा कि इसे बैंक में डाल देना। मगर पत्नी ने वो 2,000 भी प्रकाश के हाथ पर रखे और कहने लगी कि 1,000 रुपये से क्या बनता है, महीना हज़ारों रुपये अलग करोगे तो ही कई सालों बाद इतनी रकम जमा हो सकेगी कि बेटियों की शादी कर पाओगे। अब ये 1,000 का नोट देकर ना जाने कौन सा एहसान कर रहे हो। और ऐसे ही प्रकाश की ज़िंदगी चल रही थी। स्कूल में शरारती बच्चों को पढ़ा कर उसका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाया करता था। स्कूल के प्रिंसिपल जो 5,000 रुपये फालतू दिया करते थे, उसके बदले अपने दफ्तर में छोटे मोटे कामों के लिए क्लर्क की जगह उन्हें ही आवाज़ दे दिया करते थे। कहने लगते, कभी फ़ला फाइल प्रिंट करवा लो तो कभी स्कूल से बाहर जाकर फ़ला काम कराओ। वो भी खामोशी से लगे रहते ताकि इस स्कूल में कोई उन्हें निकाल ना सके। घर आते तो पत्नी पूरे मोहल्ले की मिसाल देकर बैठ जाती। फ़ला घर में फ़ला का पति इतने पैसे कमा कर लाता है, उसने तो अभी से ही अपने बच्चों के लिए दहेज जोड़ना शुरू कर दिए हैं। वो तो अपने बच्चों को बड़ा ही खुश रखते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। प्रकाश तो जवानी में ही अपनी पत्नी की बातें सुन सुनकर डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। एक दिन अपने एक दोस्त से ज़िक्र किया तो वो भी उसकी बात सुनकर परेशान हुआ और कहने लगा कि बात तो ठीक है,
गांव के हालात तो दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे रुपए की कीमत गिर रही है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। बेहतर है कि परदेश में जाकर कमाया जाए और डॉलर में आमदनी की जाए। हमारे गांव के अमीर लोग तभी तो खुश हैं क्योंकि वो डॉलर में कमाते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रुपए की कीमत गिर रही है या बढ़ रही है। प्रकाश ने जब दोस्त के मुंह से ये सुना तो उसके मन में भी खुशी के लड्डू फूटने लगे। वो भी ख़याली पुलाव बनाने लगा। उस दिन घर आए तो काफ़ी खुश लग रहा था। प्रकाश की पत्नी जब उन्हें खुश देखा तो मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या कोई लाखों रुपए का चेक हाथ लग गया है जो इतने खुश दिखाई दे रहे हो, या प्रिंसिपल ने कोई 10-20 हज़ार रुपये की सैलरी बढ़ा दी है जो इतने हंसते हुए घर में दाखिल हो रहे हो। प्रकाश ने जब पत्नी की बात सुनी तो मुस्कुराने लगा। आज उसका दिमाग बहुत ठंडा था, वरना जिस तरह की उनकी पत्नी की हरकत थी वो अभी तक उन्हें ज़रूर झगड़ा करके हाथ उठा चुका होता, मगर उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कहने लगे कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बच्चियों की खातिर बाहर मुल्क चला जाऊँ। वहाँ जाकर डॉलर में कमाऊँगा तो ज़्यादा आमदनी होगी। पत्नी ने ये सुना तो वहीं खाना छोड़कर अपने पति को देखने लगी। वो तो अपने पति से भी 2 हाथ आगे निकली। वहीं बैठे बैठे सपने ख्वाबों के महल तैयार करने लगी। अपने हाथों में सोने की अंगूठियाँ और बड़े बड़े नौलक्खे हार में पहने हुए सोचने लगी। और अगले दिन पति से कहने लगी कि स्कूल जाना छोड़ो और जाकर बाहर का वीज़ा बनवा लो। भले ही मेरा जेवर बेच दो, मगर तुम दूसरे मुल्क जाकर ही कमाओ। प्रकाश तो बस पत्नी की ये हरकत देखकर एक गहरी सांस लेकर रह गया और अक्सर बातों ही बातों में पत्नी को यही कहता कि प्लीज़ मेरी बच्चियों की परवरिश अच्छे तरीके से करना और उन्हें तमीज़ सिखाना। इंसान की मीठी ज़बान ही सबसे बड़ा हथियार होता है। कल को ये पराए घर में जाएगी, वहाँ जाकर उन्हें ज़िंदगी गुजारनी है। तो प्रकाश की पत्नी कहती, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी परवरिश दूंगी। और ऐसे कुछ ही महीने में प्रकाश के बाहर जाने का बंदोबस्त हो गया। उनके दोस्त का एक दोस्त दूसरे मुल्क में रहता था, जिन्होंने प्रकाश को अपने पास दूसरे मुल्क बुलवाया। प्रकाश जब दूसरे मुल्क जाने लगा तो उसकी बच्चियां उसके गले लगकर बहुत रोई। वहीं उनकी पत्नी भी रो रही थी, मगर यही कह रही थी कि जल्दी जाओ, कहीं फ़्लाइट छूट ही ना जाए। प्रकाश दूसरे मुल्क चला गया और खुशकिस्मती से जल्दी उसका वहाँ पर काम भी लग गया। वो तो दिन रात मेहनत करके कमाने लगा। पहले महीने की जब तनख्वाह आई तो वो बेहद खुश हुआ। सबसे पहले आधे से ज़्यादा तनख्वाह गांव में पत्नी और बच्चियों को भेजा। पत्नी इतने ज़्यादा पैसे देखकर तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। फिर क्या था, ज़िंदगी यूं ही चलने लगी। उनकी ज़िंदगी में खुशियां लौट आई थी। वहाँ पर मेहनत कम और तनख्वाह ज़्यादा थी। प्रकाश खुश थे। 8 घंटे काम करते, अपनी मर्ज़ी से उठते जागते और सुकून की ज़िंदगी गुजारते। बस कमी थी तो पत्नी और बच्चियों की, जो उन्हें बेहद याद आया करते। मगर बच्चियों की फ्यूचर के लिए ये कुर्बानी देना तो ज़रूरी था। और दूसरी तरफ प्रकाश की पत्नी कल्पना ने ये नया घर बनवाया, कई ज़मीनें खरीदी और फिर अपनी बच्चियों की हर ख्वाहिश पूरी करने लगी। उनके तो रंग ही बदल चुके थे। नई नई अमीरी जो सर पर चढ़ी थी, मोहल्ले वाले उनकी किस्मत पर रश्क करने लगे। प्रकाश 4 साल बाद घर वापस आया तो अपना नया घर, जो बिल्कुल महल जैसा दिख रहा था, देखकर हैरान रह गया। हर चीज़, यहाँ तक के ताज़ा फलों का गुलदान भी बहुत महंगा था। घर में डेकोरेशन के लिए लाई गई चीज़ें बहुत महंगी थी। इतनी महंगी महंगी चीज़ें अपने घर में देखकर प्रकाश बहुत गुस्सा हुआ। कहने लगा कि मैं तुम लोगों को इतने पैसे भेजता रहा, इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम फिजूल खर्ची शुरू कर दो। ये पैसे मैंने अपनी बच्चियों के लिए जमा किए थे। तुम छोटा सा घर तो बना ही चुकी थी, इसमें इतना महंगा सामान रखने की क्या ज़रूरत थी। मगर उस पर भी दोनों बच्चियां बोल उठी। कहने लगी, पापा, हमारी सहेलियां हमारे घर आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा घर सबसे खूबसूरत दिखे। यूँ बच्चियों की खातिर प्रकाश को खामोश होना पड़ा। वो अक्सर कई सालों बाद गांव वापस आता था, मगर एक बार वो परदेश में कुछ ज़्यादा दिन के लिए ही रह गया। वजह ये थी कि वो जिस जगह काम करता था वहाँ पर करोड़ों की एक मशीन चोरी हो चुकी थी, जिसका इल्ज़ाम प्रकाश और 2-3 और नौकरों पर लगाया गया था।
इसलिए जब तक वो मशीन ना मिल जाती तो उनका गांव जाना मना कर दिया गया था। वो वहाँ पर काम करते हुए पैसे भेजते रहते। प्रकाश की पत्नी को तो बस पहनने ओढ़ने का शौक़ था। उसका ध्यान अपनी बच्चियों से बिल्कुल ही हट चुका था और दूसरी तरफ बच्चियाँ आज़ाद माहौल देखकर धीरे धीरे आज़ाद होने लगी। हर वक्त सहेलियों के साथ गप्पे में लगे रहती। 24 घंटे मोबाइल उनके हाथ में हुआ करता था। माँ तो रोकने टोकने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे बेटियां सहेलियों के घर मिलने तक जाने लगी। माँ ने मना ना किया। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मासूम सी बच्चियाँ जो कभी सर से दुपट्टा ना उतारती थी, अब बगैर दुपट्टे के टॉप और जीन्स पहनकर घूमने लगी थी। उसके बारे में प्रकाश को बिल्कुल भी खबर ना थी। मोहल्ले की औरतें आकर कहती कि जवान बेटियां हैं, ज़रा नज़र रखो। गांव के लड़के तरह तरह की नज़रों से देखते हैं। तो उसकी माँ कहने लगती कि इस पर मेरी बेटियां क्यों पर्दा करे। ये बात तो आपके मोहल्ले के लड़कों की माँ को जाकर बतानी चाहिए कि वह अपने बेटे को काबू में रखे। मजबूरन वो खामोश होकर वापस चली जाया करती। प्रकाश की ख्वाहिश थी कि बच्चियों की धूमधाम से शादी करूँगा और उन्हें शरीफ और नेक लड़कों के साथ ब्याहूँगा। मगर वहीं बच्चियाँ अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों में दिलचस्पी लेने लगी। रात देर तक उनके साथ शराब पीती। वो नाइट क्लब में जाने लगी। कोई रोकने टोकने वाला ना था। माँ तो कभी पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझती थी। एक दिन बड़ी बेटी आराध्या घर आई तो उसके साथ में एक नौजवान लड़का था, जिसका हुलिया देखकर ही प्रकाश की पत्नी का जी खटकने लगा। उन्होंने आराध्या को एक नज़र देखा और कहने लगी कि ये लड़का कौन है और ये किसकी बाहों में बाहें डालकर तुम घर में घुसती चली आ रही हो, कोई शर्म नहीं है। आराध्या की माँ ने आगे बढ़कर फ़ौरन उसका हाथ उस लड़के के हाथ से अलग किया तो वो गुस्से में फिर से उस लड़के का हाथ पकड़ ली और कहने लगी कि मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो, ये पहली बार हमारे घर आए हैं, आपको कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना। इतना कहकर आराध्या उस लड़के के साथ लाउंज में चली गई और सोफे पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, जबकि प्रकाश की पत्नी का तो बस नहीं चल रहा था कि बेटी का गला ही दबा दे। वो भड़क कर चलती हुई अंदर आई और दोनों को देखने लगी। कहने लगी कि ये लड़का कौन है। तभी वो लड़का उठा और अगले ही पर बगैर किसी शर्म के प्रकाश की पत्नी को कंधों से पकड़ लिया और कहने लगा, आंटी रिलैक्स, परेशान क्यों होती हो, आइए हमारे साथ तो बैठिए। उस लड़के ने उसको छुआ तो फ़ौरन पीछे हटी और उस लड़के को खुद से दूर किया। कहने लगी कि शर्म नाम की कोई चीज़ है या भी नहीं, तुम कैसे मुझे ऐसे हाथ लगा सकते हो। आराध्या तो सर पकड़कर बैठ चुकी थी। कहने लगी, मम्मी आप अमीर हो चुकी हो, मगर अभी तक आपके जहन से गरीबों वाली सोच नहीं गई। इस बात पर उस लड़के ने जो च्युइंगम चबा रहा था तेज़ आवाज़ में हंसने लगा। अगले ही पल आराध्या कहने लगी कि मुझे कोई बहस नहीं करनी मम्मी, दरअसल मैं और राहुल एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम पिछले 2 महीने से एक दूसरे के साथ हैं और चाहते हैं कि शादी कर ले। आप पापा को बता दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द गांव वापस आए और हम इसी महीने में शादी कर लें। प्रकाश की पत्नी ने ये सुना तो उसके सर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ शर्म करो, ये सब कुछ तो माँ बाप तय करते हैं और तुम ना जाने कौन सी गली का लोफर लड़का लेकर आई हो और ऐसी बातें कर रही हो। इस तरह के लड़के के साथ तो कभी भी तुम्हारा बाप शादी करने के लिए नहीं मानेगा, समझी तुम। प्रकाश की पत्नी ने उस लड़के की खूब बेइज्जती की और धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो लड़का गुस्से भरी नज़रों से अपनी होने वाली सास को देख रहा था। वो वहाँ से उस वक्त तो चला गया, मगर आराध्या गुस्से से मम्मी से लड़ने लगी। उन्हें धक्का देकर कहने लगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे बेइज्जत करने की। वो अपनी मम्मी को बातें सुनाती हुई अपने कमरे में चली गई और कमरा बंद कर लिया। प्रकाश की पत्नी का तो कलेजा मुंह को आ रहा था। सोचने लगी कि अगर प्रकाश को ये पता चल जाता, ये अचानक प्रकाश आ जाते तो ना जाने क्या हो जाता। उन्होंने अपनी बेटी को यूं ही कमरे में बंद रहने दिया, एक बार भी जाकर उसे ना उठाया। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि काश वो अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करती तो इतनी बेइज्जती ना झेलनी पड़ती। उनकी छोटी बेटी भी आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर गई हुई थी। रात 11 बजे घर वापस आई तो पहली मर्तबा माँ फ़िक्रमंद हुई। बच्ची को डांटने लगी, मगर वो बजाय समझने के उल्टा अपनी माँ से ही लड़ने लगी कि आपको हो क्या गया है।
हम तो इतने सालों से जा रहे हैं, कभी कभी तो रात को घर आते हुए 1 भी बज जाता था, मगर आपने कभी नहीं पूछा। तो फिर आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह डांट रही हो? वो माँ के हाथ से निकल चुकी थी। उस दिन जब प्रकाश को कॉल आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये मामला हल हो जाए तो मैं वापस गांव आ जाऊंगा और अपनी बच्चियों की शादी करूंगा, क्योंकि अब आराध्या की शादी की उम्र हो चुकी है। उम्मीद है कि 5 से 6 महीने तक मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर बजाय खुश होने की, उसकी पत्नी परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। प्रकाश ने भी ये नोट कर लिया था कि उसकी पत्नी परेशान दिखाई दे रही है। उस दिन उसने फ़ोन बंद कर दिया और सो गई। अगली सुबह जब उठी तो बेटी का कमरा यूं ही बंद था। उसने नाश्ता बनाया और फिर बेटी के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी, मगर कोई जवाब न आया। उसने बाहर से कमरा लॉक किया हुआ था। वो लॉक खोली तो उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि कमरा तो अंदर से भी लॉक था। वो परेशान हो गई कि कहीं उसकी बेटी ने जल्दबाजी में खुदकुशी तो नहीं कर ली। इतना सोचना था कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। दरवाज़ा खुद खोलने की कोशिश करने लगी। जब ना खुला तो मजबूरन आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। जब दरवाज़ा खोला तो प्रकाश की पत्नी के होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने उनकी बेटी कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो जो सोच रही थी कि बेटी खून में लथपथ दिखाई देगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिस्तर खाली था, हर चीज़ अच्छे से अपनी जगह पर मौजूद थी। बस कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वहीं खिड़की के पास एक कागज़ पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश हरगिज़ मत करना। मैं अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी करने जा रही हूँ और दोबारा तुम लोगों का चेहरा कभी नहीं देखूंगी। ये पढ़ना था कि प्रकाश की पत्नी वहीं गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। जो मर्द दरवाज़ा खोलने के लिए आए थे, उन्होंने ये खबर पूरे मोहल्ले में फैला दी कि प्रकाश की बड़ी बेटी घर से भाग चुकी है। लोगों को तो मौका चाहिए था बातें बनाने का। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। बेटी को ढूंढने की कोशिश की, मगर बेटी ना मिली। पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी थी कि प्रकाश की बड़ी बेटी घर से भाग चुकी है। अभी यही सदमा वो ना भूली थी कि दूसरे दिन ही छोटी बेटी भी घर से भाग गई। प्रकाश की पत्नी तो ये खबर सुनकर बेहोश हो चुकी थी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पूरे मोहल्ले में जो उनकी इज्जत थी और वो सर उठाकर चला करती थी, लोगों को घमंड दिखाती थी, अब वही लोग उन पर ताने कसने लगे थे। वहीं बार बार पति का कॉल आता तो यही कहता कि मेरी बेटियों से बात करवाओ, उनके नंबर बंद क्यों आ रहे हैं, कब से मैं कॉल कर रहा हूँ, ना तुम बात करवाती हो ना वो लोग बात करती है। पूरे 2 हफ्ते तक तो प्रकाश की पत्नी को किसी चीज़ का होश न था। वो अस्पताल में बीमार पड़ी रही। ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका था कि दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। 2 हफ्ते बाद घर लौटी तो खुद को काफ़ी संभाल चुकी थी। बेटियां तो घर से भाग निकली। इस बार जब पति का फ़ोन आया और वो फिक्रमंदी से पूछने लगा तो वो कहने लगी कि मैंने बेटियों की शादी कर दी है। एक अच्छे घर से रिश्ता आया था, दोनों को ही एक घर में रुखसत कर दिया है। दोनों बड़ी खुश है। प्रकाश ने जब ये सुना तो हैरत का झटका लगा। कहने लगा कि मेरे बगैर तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया, मुझसे कुछ तो पूछती। मगर वो बहाना बनाने लगी कि गांव में सर्वर डाउन था, इसलिए आपको फ़ोन करके ना बता सकी। लड़के के दादा बीमार थे और जल्द से जल्द पोते की खुशी देखना चाहते थे, इसलिए शादी जल्दी में करनी पड़ी। प्रकाश ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। वो वापस गांव आना चाहता था। अगले ही दिन उसने टिकट बुक करवाया और गांव चला आया। इस बारे में उसकी पत्नी को ज़रा भी खबर ना थी। जैसे ही मोहल्ले में कदम रखा तो लोग उसे देखकर बातें बनाने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिर को मोहल्ले का एक दुकानदार चलता हुआ प्रकाश के पास आया और कहने लगा कि आप ये बात अपने दिल पर ना रखिएगा, इसमें आपकी परवरिश की कोई कमी नहीं थी, दरअसल वो थी ही ऐसी। प्रकाश कुछ समझ ना सका, मगर जब 2-4 लोग और इकट्ठे हो गए और प्रकाश को बताने लगे कि उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई बल्कि वो घर से भाग चुकी है, तो प्रकाश का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। वो मारे गम के घर में दाखिल हुआ। उसकी पत्नी उसे अपने सामने देखकर अलग ही परेशान हो गई थी। वो बौखलाकर कहने लगी कि आप यहाँ कैसे आ गए। प्रकाश ने पहला सवाल ही अपनी बेटियों के बारे में किया तो वो कहने लगी कि आप बैठिए, फिर हम अपनी बच्चियों से मिलने उनके घर जाएंगे।
मगर अगले ही पल वो उसे थप्पड़ मारकर कहने लगा कि मुझे सच सच बताओ, कहाँ है मेरी बच्चियाँ। मजबूरन रोते हुए प्रकाश की पत्नी को उन्हें सच बताना पड़ा, जिसे सुनकर प्रकाश का पारा हाई होने लगा। वो मारे गुस्से अपनी पत्नी को गला दबाने लगा। घर से शोर की आवाज़ बाहर आने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठा होने लगे। वो पत्नी का गला दबाकर उसकी जान ले चुका था। कहने लगा कि तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था कि बच्चियों की परवरिश अच्छे तरीके से करना। लाखों कमाकर तुम लोगों को दूंगा, बस इज्जत की चादर उनके सर पर ओढ़ाए रखना तुम्हारा काम था। मगर तुमने मेरी एक भी ना सुनी। ये सब कुछ तुम्हारी परवरिश का ही नतीजा है। पुलिस आ चुकी थी और पुलिस प्रकाश को गिरफ्तार करके जेल में ले गई। प्रकाश वहां पर बैठे अलग परेशान हो रहा था कि जब अचानक लेडी कांस्टेबल कुछ लड़कियों को पकड़कर वहां लेकर आई। ये वो लड़कियां थीं जिन्हें कोठे से लाया गया था। उस इलाके में एक खुफिया घर बनाया गया था जहां पर लड़कियों का सौदा किया जाता था। वहीं से ये लड़कियां हाथ लगी थी जो नशे में धुत थी। अचानक नज़र उठाकर प्रकाश भी उस तरफ देखने लगा तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां भी नशे में वहीं पर धुत खड़ी थी। उसका सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि जिगर के भी टुकड़े टुकड़े होता हुआ महसूस हुआ था। उसके नाक और मुंह से खून की फव्वारे बह रहे थे। उसके दिमाग की नसें फट चुकी थी। उसकी बच्चियों ने जिन लड़कों के साथ भाग जाने का फैसला किया था, वो लड़के उन्हें आगे लाखों रुपए में बेच चुके थे और आज वही नशे में धुत गिरती पड़ती इस हालत में मौजूद थी। ये मंजर देखना था कि प्रकाश वहीं पर तड़प तड़प कर मर चुका था, क्योंकि वो लड़कियां उस वक्त बेहोश थी। जब उन्हें होश आया और फिर जेल से एक कैदी की लाश निकलती देखी तो उनकी चीख निकल गई। रोकर अपने बाप को देखकर कहने लगी कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनकी ये हालत कैसे हुई। जब सारी बात उन्हें पता चली तो अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगी, बाल नोचने लगी और बाप के कदमों को पकड़कर रोने लगी। कहने लगी कि हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बुरा किया, हमने अपने किए की सज़ा भुगत ली है, हमें माफ़ कर दो। मगर अब तो बाप मर चुका था। उसके बाद कहा जाता है कि दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की, अपने गुनाहों की ऊपर वाले से माफ़ी मांगी और किराए के घर में इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी। कभी कभी इंसान को सुधरने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रकाश अपनी बच्चियों को जैसा देखना चाहता था, उसे कहाँ खबर थी कि उनके मरने के बाद ही उनकी बच्चियाँ यूँ खुद को बदल देगी। जो उनके जीते जी ना हो सका, उनके मरने के बाद हो चुका था। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।